तीन जादुई नारियल के पेड़। सोहनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और वो बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वो गरीबों की बहुत मदद करता था। उसके पास तीन जादुई नारियल के पेड़ थे जो कि उसने अपने गांव के बाहर लगा रखे थे। एक नारियल का पेड़ सोने के नारियल देता था और दूसरा नारियल का पेड़ पैसे देता था और तीसरा नारियल का पेड़ अलग अलग तरह के फल देता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप चौहानपुर गांव का मुखिया भी था, पर अब बेचारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बूढ़ा हो गया था। उसकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सुंदर, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था, पर सुंदर आलसी बहुत था। दूसरे बेटे का नाम सुशील था। वो भी सुंदर से कम नहीं था। उसकी चतुराई से भी हर कोई वाकिफ था। और सबसे छोटे बेटे का नाम सुलभ। सुलभ बहुत मासूम था और बुद्धिमान भी इतना नहीं था, पर सुलभ आलसी नहीं था। वो वीरेंद्र प्रताप की किसी भी बात को नहीं टालता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इसी चिंता में था कि आखिर वो उसका वारिस किसको बनाकर जाए। वो चाहता था कि वारिस वही बने जो इसके लायक हो, उसकी धन संपत्ति और तीन जादुई नारियल पेड़ों का सदुपयोग करे। एक दिन रात को वो विचार में मग्न था कि आखिर कैसे अच्छा वारिस ढूंढा जाए। अगली सुबह हुई और वीरेंद्र ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने बागीचे में लगे तीनों जादुई नारियल के पेड़ों के पास ले गया और कहा, देखो बेटा, जैसा तुम्हें भी पता है कि आजकल मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जो मेरी धन संपत्ति और इन तीनों जादुई नारियल के पेड़ों का सदुपयोग करे। तुम तीनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। वीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तुम तीनों को एक एक पेड़ दे रहा हूँ और एक एक इलाका दे रहा हूँ। तुम तीनों के पास 1 महीना है। तुम तीनों को 1 महीने तक इन पेड़ों का सदुपयोग करके इनसे जनता की भलाई करनी है। और जब तुम इन पेड़ों के पास जाकर कहोगे, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई, तो ये अपने आप फल देने लगेगा। और इन पेड़ों का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पेड़ अपना अपना फल देना बंद कर देंगे। अब मैं 1 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और ये गांव वाले तुम्हें सौंप रहा हूँ। और ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और देखूंगा कि तुम में से किसने लोगों की भलाई सबसे अच्छी करी है। मैं नहीं जानता तुम ये सब कैसे करोगे। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से करना है। क्या तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो? तीनों बेटे एक स्वर में कहते हैं, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परीक्षा में सफल होकर ही आएंगे। सबसे बड़ा बेटा सुंदर मन ही मन सोचता है, ये परीक्षा तो मैं ही पास करके आऊंगा और गांव का मुखिया बनूंगा। आखिर मेरे में कमी क्या है? ये दोनों तो मूर्ख ठहरे। दूसरा बेटा सुशील मन ही मन सोचता है, आखिर वो तो पिताजी को भी पता है कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बनने के लिए योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सुंदर भैया से किसी काम में कम नहीं हूँ और सुलभ तो इस परीक्षा में कहीं है ही नहीं। सुलभ मन ही मन सोचता है, पिताजी ने यह परीक्षा रखवा कर अच्छा किया। चलो, हमें भी अब थोड़ा मदद करने का पुण्य मिलेगा। वीरेंद्र सिंह बड़े बेटे सुंदर को सोने के नारियल वाला पेड़ दे देता है। फिर दूसरे बेटे सुशील को नारियल के पैसे वाला पेड़ दे देता है और सबसे छोटे बेटे सुलभ को तरह तरह के फल देने वाले नारियल का पेड़ दे देता है और कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ऐसा कहकर वीरेंद्र प्रताप गांव से निकल जाता है। अगली सुबह होती है। तीनों बेटे अपने अपने पेड़ के पास चले जाते हैं। सुंदर सोने के नारियल वाले पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि अब लोगों की भलाई मैं इससे कैसे करूं। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतने में ही पेड़ से सोने के नारियल निकलने लगते हैं। सुंदर उन नारियल को सुबह सोने की दुकानों पर बेच देता है, पर जैसे ही पैसे आते हैं वो सोचता है, मैं लोगों की भलाई तो बाद में ही कर सकता हूँ, अभी क्यों ना ये पैसे मैं खुद पर खर्च कर लूँ। ऐसा सोचकर वो उन पैसों से खुद के लिए शराब खरीद लेता है। वहीं दूसरा बेटा सुशील पैसे देने वाले नारियल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। उसके पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुशील उन पैसों को बांटने के बजाय उन पैसों को लोगों को उधार देने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं मदद कर ही तो रहा हूँ, यही तो लोगों की भलाई है। अब मैं पिताजी की तरह मूर्ख नहीं जो इन पैसों को ऐसे ही लुटा दूं। वहीं तीसरा बेटा सुलभ तरह तरह के फल देने वाले पेड़ के पास जाता है। वो सोचता है, इस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर सुलभ पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतना कहते ही पेड़ से तरह तरह के फल निकलने लगते हैं। सुलभ उन फलों को गरीबों में बांट देता है। सुलभ अब रोज ऐसा ही करने लगा। वो पेड़ के पास जाता, मंत्र पढ़ता और उसमें से जो फल निकलते वो उन फलों को गरीबों में बांट देता। उसे लोग बहुत दुआ देकर जाते। वहीं सुंदर तो बहुत शराबी हो गया और उस पेड़ से जो भी सोने के नारियल निकलते
उनको बेचकर शराब पी लेता था। उसकी सेहत भी अब बहुत खराब हो गई थी। दूसरा बेटा सुशील, वो तो मानो गरीबों की मदद करने के बजाय उन पर जुल्म ढाने लगा था। सुशील पैसे तो दे देता, पर अगर किसी ने उसके पैसे वापस देने में देरी कर दी तो उनको मारता पीटता, उन पर जुल्म करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ठीक 1 महीने बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप गांव लौटता है। वो बहुत उत्सुक रहता है क्योंकि उसे आज पता चलने वाला था कि उसका वारिस कौन है। वो सोच रहा होता है कि मेरे तीनों बेटे ने कमाल कर दिया होगा, गांव में तो रंगत होगी। वीरेंद्र सबसे पहले सुंदर के इलाके में जाता है। वो वहाँ बाहर लोगों से पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सुंदर कभी इस इलाके में आया ही नहीं। वो तो सिर्फ शराब पीकर एक जगह पड़ा रहता है। अपने बड़े बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत धक्का लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुंदर इतना बुरा नाम कमाएगा। खैर, फिर वो अपने दूसरे बेटे सुशील के इलाके में जाता है। वहाँ जाकर तो वो चौंक जाता है। सुशील इलाके में तो आता था, पर वो सिर्फ वसूली करने के लिए। सुशील के नाम से गांव वाले लोग बहुत डरते थे। उसका नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत दुख होता है। वीरेंद्र वहाँ से आगे बढ़ता है और सुलभ के इलाके में जाता है और वो वहाँ देखता है कि सुलभ के इलाके में खुशहाली है। लोग मस्ती से अपना काम कर रहे हैं और सुलभ को दुआएं दे रहे हैं। सुलभ की तारीफ सुनकर वीरेंद्र का मन बहुत खुश होता है। वीरेंद्र फिर सीधा अपने घर जाता है और अपने तीनों बेटों को अपने कक्ष में बुलाता है। तीनों बेटे वीरेंद्र के पास जाते हैं। सुंदर और सुशील वीरेंद्र को देखकर उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। हम लोगों की भलाई नहीं कर सके। आपने जो हमारी परीक्षा ली, हम उस पर भी खरे नहीं उतरे। हमारे दुरुपयोग करने से वो पेड़ भी गायब हो गया। सुंदर और सुशील, तुम दोनों को अपने छोटे भाई सुलभ से कुछ सीखना चाहिए। उसने कितने अच्छे से अपने इलाके को संभाला और गांव वालों की भलाई करी। इतना कहकर वीरेंद्र सुलभ को अपने पास बुलाता है। सुलभ, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। सुलभ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। शाबाश बेटा, शाबाश। नहीं पिताजी, मैंने ये सब वारिस बनने के लिए नहीं किया। मैंने ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया। और जब मेरे बड़े भाई सुंदर हैं, तो उनके रहते मैं वारिस नहीं बनना चाहता। वाह बेटे वाह, तुम तो बेशकीमती हीरा निकले। तुम्हारी सोच को तो तुम्हारे पिता नमन करते हैं। तुम इस परीक्षा में पास हुए हो, इसलिए असली वारिस तुम ही हो बेटा। ऐसा कहकर वीरेंद्र सुलभ को गले लगा लेता है और अगले ही दिन सभी गांव वालों के सामने सुलभ को अपना वारिस और नया मुखिया घोषित कर देता है। पहली कमाई से गरीब बेटी लाई फर्नीचर। आशा दीदी, चूल्हा बुझा दो ना, देखो कितना धुआं हो रहा है। अरे मेरी प्यारी बहन, चूल्हा बुझा दूंगी तो खाना कैसे बनेगा? इतने में सुखी राम भूखा प्यासा मिट्टी में सना घर आता है। पिताजी, आ गए आप? आशा बेटिया, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाथ मुंह धो लो बाबा, खाना तैयार है। चंदा, जल्दी से बाबूजी के लिए खाने की थाली लगा दे और बोरी बिछा दे। चंदा अपने गरीब पिता के आगे रोटी नमक परोस देती है। क्या बात है कस्तूरी, तरकारी नहीं थी क्या? तभी गरीबी से झुंझलाकर कस्तूरी ने कहा, अजय तरकारी होती तो बेटी नून रोटी थोड़ी परोसती। जो रखा है खा लो। बेचारा सुखीराम मन मारकर नमक रोटी खाने लगा। तभी आशा आंगन में आकर रो पड़ी। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? सारे दुख हम गरीब को क्यों देता है? न रहने को एक अच्छा घर देता है, न खाने को अच्छा खाना, और न सोने को अच्छा पलंग या बिछौना। पिताजी एक अकेले हम सबका पेट चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें ढंग का खाना भी नहीं मिलता। तभी आशा आंगन में धनिया उगा देखती है। मैंने तो उस दिन ऐसे ही वो खराब धनिया के बीज आंगन में छींटे दिए थे, पर देखो कितने हरे धनिया उग गए हैं। इसी की चटनी पीसकर सबको खाना खिला देती हूँ। आशा उस धनिया की चटनी पीसकर अपने गरीब परिवार को खिलाती है। सुखीराम के परिवार में बूढ़ी माँ, बीवी और 2 बेटी भी हैं। वो किसी तरह किसानी करके परिवार देख रहा है। खाना खाने के बाद बूढ़ी चमेली ठिठुरते हुए कहती है, आशा बेटी, जल्दी से बिछौना लगा दे। जी दादी माँ। फिर वो गरीब बेटी बोरी बिस्तर लगा देती है और उस पर एक गुदड़ी बिछा देती है। पूरा परिवार एक लाइन से झोपड़ी में लेट जाता है। तभी चंदा कहती है, दीदी, ये बिस्तर कितना गड़ता है। काश कि हमारे घर में भी पलंग और गद्दा होता तो हम भी अच्छे से सो पाते। हमारे भी घर में फर्नीचर होना चाहिए। चंदा की ये बात सुनकर दुख से कस्तूरी ने कहा, बेटी,
फर्नीचर अमीरों के घर में ही शोभते हैं, हम ठहरे झोपड़ी में रहने वाले गरीब, हमारी सारी जिंदगी जमीन पर सोते ही बीतती है। ऐसा कहते हुए कस्तूरी की आंख में आंसू आ जाते हैं। जहां अमीरों के घर में आलीशान महंगे फर्नीचर होते हैं, वहीं गरीब के लिए सुख सुविधाओं से भरे घर, सुंदर घर में रहने की चाहत पूरी कर पाना एक सपने जैसा होता है। अगले दिन जब आशा आंगन बहार रही होती है, तभी वहां पड़ोस की अमीर प्रेमा रानी के घर में फर्नीचर उतरते देखती है। भैया एक एक फर्नीचर अच्छे से उतारना, बड़ा महंगा पड़ा है सारा सेट, और ये गोदरेज की अलमारी तो लाख रुपए की पड़ी है, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। माँ ठीक कहती है, एक अमीर गरीब की जिंदगी में कितना अंतर है। अमीर लोग हर साल फर्नीचर बदल देते हैं और हम जैसे गरीब अपने घर के लिए एक ढंग का अलमारी, सोफा, बेड, कुछ भी सामान नहीं खरीद पाते। थोड़ी देर में प्रेमा मिठाई लेकर आशा के घर आती है। कस्तूरी, अरे ओ कस्तूरी। प्रेमा बहन आप यहाँ? ये लो पेड़े खाओ और मुंह मीठा करो, मेरे घर नया फर्नीचर आया है। बहुत बहुत मुबारक हो प्रेमा बहन। अरे तुम लोग भी एक आध फर्नीचर ले क्यों नहीं लेते? सारी जिंदगी इस झुग्गी झोपड़ी में ही रहना है तो कम से कम थोड़ा सुंदर तो रखो इसे कि घर लगे। अभी जमीन पर सो रहे हो, घर में एक पलंग भी नहीं। अरे कम से कम एक फ्रिज और एक सोफा सेट और 2-4 कुर्सी तो होनी ही चाहिए ताकि घर में कोई आ जाए तो बिठा सके। समझ सकती हूँ इस गरीबी में तुम्हारे पास खरीदने के लिए नया फर्नीचर के पैसे तो होंगे नहीं, तो मेरा पुराना वाला फर्नीचर ले लो, सस्ते में दे दूंगी। ये सुनकर चंदा जिद करने लगती है। माँ पिताजी फर्नीचर ले लो ना, फिर हमें भी जमीन पर बैठकर नहीं खाना पड़ेगा और जमीन पर सोना भी नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना दादी माँ को ठंड में जमीन पर सोने की वजह से कितनी सर्दी लगती है। प्रेमा बहन पैसे नहीं है जो हम फर्नीचर खरीद सके। ये सुनकर प्रेमा कस्तूरी और सुखराम की गरीब बेटी की ओर देखकर कहती है, कोई बात नहीं, तुम पलंग और अलमारी ले आओ, पैसे नहीं देने को तो तुम्हारी बेटी कुछ महीने मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर देगी। ये सुनकर सुखीराम के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है। बहन जी, आपने सोचा भी कैसे कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी झाड़ू पोछे का काम करेगी? नहीं चाहिए हमें कोई फर्नीचर। इस गरीबी में हम इज्जत की रोटी तो खा रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप चली जाइए। हाँ जा रही हूँ, मैंने तो भलाई सोची थी, मगर तुम गरीबों की हालत उन गटर के कीड़े जैसी है जो नाली में रहना पसंद करते हैं। हाँ। प्रेमा अपनी अमीरी की ऐंठ दिखाते हुए चली जाती है, मगर उसकी कही बातें आशा के मन पर लग जाती हैं और अगले दिन वो अपनी 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ काम ढूंढने निकल जाती है। भगवान मैं गरीब की बेटी हूँ, पता नहीं 12वीं के बेस पर मुझे कोई काम देगा या नहीं, बस आप देख लेना। आशा नौकरी ढूंढती हुई कई जगह जाती है, मगर उसे 12वीं पढ़ा देख जल्दी कोई भी नौकरी नहीं देता, जिससे अब उसकी हिम्मत टूटने लगती है और आखिर में एक MNC में आती है। ये जगह मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं इस मौके को नहीं जाने दे सकती, मुझे ये नौकरी चाहिए, अपने डर को दूर कर आशा। आशा मुस्कुराहट के साथ इंटरव्यू देती है, उसे नौकरी मिल जाती है। तभी HR निवेदिता कहती है, यू आर वेरी टैलेंटेड आशा, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। दिन भर काम करके आशा रात को घर जाने लगती है, जहां वो बड़ी सी फर्नीचर की दुकान देखकर वहां आती है। सुनिए भाई साहब, ये फर्नीचर सेट कितने का है? तभी दुकानदार गरीब आशा के कपड़ों को घूरते हुए झाड़ कर बोला, अरे खरीदने के पैसे हैं? ये फर्नीचर सेट लाखों का है, इतने तो होंगे भी नहीं तुम्हारे पास, चल जाए यहाँ से। इतना महंगा फर्नीचर तो जैसी गरीब की बेटी के खरीदने की बस की बात नहीं है। आशा आंखों में आंसू लेकर बाहर आ जाती है। भगवान ने चाहा तो मैं अपनी पहली कमाई से यही फर्नीचर सेट खरीदूंगी। अपने गम और आंसू छुपाकर वो गरीब बेटी मुस्कुराते हुए घर आती है। आशा कहाँ थी तो दिन भर लाडो? दादी माँ मैंने आज नौकरी कर ली है, सोचा पढ़े लिखे होने का कुछ तो करूं। दिन बीतते जाते हैं, आशा कड़ी मेहनत करती है और बाकी का ओवर टाइम भी करती है। देखते देखते उसे महीना लगने वाला होता है, जिसके बाद वो अच्छे पैसे उठाती है। ये लो आशा, ये तुम्हारी पहली कमाई, तुमने बेस्ट काम किया इसलिए तुम्हारी सैलरी बढ़कर आई है। अपनी पहली कमाई को हाथ में लेकर वो गरीब बेटी फूट फूट कर रोती है। थैंक यू भगवान जी। वो अपनी पहली कमाई के साथ फर्नीचर की दुकान पर आती है, जहां उसे लकी ड्रॉ दिखता है। इस लकी ड्रॉ में तो 50,000 रुपए में भी बढ़िया फर्नीचर सेट मिल रहे हैं, मैं इसे अपनी पहली कमाई से ही खरीद सकती हूँ। आशा दुकान में आकर फर्नीचर सेट खरीद कर उसे ट्रक में लाद कर अपनी गरीब झोपड़ी में आती है। जैसे ही फर्नीचर उतरता है, तभी उसके गरीब माँ बाप, दादी और बहन बाहर आ जाते हैं। अरे आशा बिटिया, ये सारा फर्नीचर का सामान किसका है? ये सारा फर्नीचर का सामान अपना है माँ, मैंने इसे अपनी पहली कमाई से खरीदा है, अपने परिवार के लिए। ये सुनकर चंदा बहुत खुश होती है। अरे वाह दीदी,
इसमें तो फर्नीचर का सारा सामान है, सोफा, पलंग, अलमारी, कुर्सी और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी है। अब तो हम भी अमीर हो गए, हमें जमीन में बैठकर नहीं खाना पड़ेगा और हम उस गुदरी के गड़ने वाले बिस्तर पर भी नहीं सोना पड़ेगा, हम भी गद्दीदार बेड पर सोएंगे। चंदा की बात सुनकर उन गरीब परिवार वालों की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब लगकर घर में फर्नीचर सेट करते हैं। देखो माँ, दादी देखिए, दादी फर्नीचर लग जाने के बाद हमारा गरीब घर कितना अच्छा लग रहा है और ये सोफा कितना नर्म है, मैं तो इसी पर सोऊंगी। हाँ मेरी प्यारी पोती। सभी के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर पिता सुखराम डबडबाई आंखों से अपनी गरीब बेटी को देखकर कहता है, कस्तूरी, कौन कहता है कि बेटी बेटा नहीं बन सकती? बेटी अगर चाहे तो बाप का कंधा उसका दाहिना हाथ बन जाता है, हमारी आशा की तरह। इस फर्नीचर को लाने के लिए तूने इतनी मेहनत की मेरी बच्ची। पिताजी, आप भी तो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और खुद धूप में खेतों में जलकर भी मुझे पढ़ाया लिखाया, तो इस बेटी का भी तो फर्ज बनता है। उस दिन आशा का पूरा परिवार फर्नीचर के महंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है और फर्नीचर लग जाने के बाद उस गरीब का घर सुंदर दिखने लगता है। वहीं आशा के घर में इतना महंगा फर्नीचर देखकर प्रेमा की बोलती भी बंद हो जाती है।